एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो लेबर है वो माँ के लिए भी बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। बच्चा अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, अटका हुआ है, तो इवन कुछ रेयर केस में यूट्रस भी रप्चर हो सकता है, मतलब फट सकता है। ये ऐसे कई रूरल एरियाज में कभी कभी इवन पेशेंट्स घर पे डिलीवरी कराते हैं और एक्सट्रीम लेवल तक वेट करते हैं, तो उसमें मदर को भी रिस्क हो सकता है, यूट्राइन रप्चर तक पहुंच सकता है। टाइम जितना लगना चाहिए उतने में सब चीज़ नेचुरली हो रहा है, तो वहाँ पे फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब लेबर इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, शुरू ही नहीं हो रहा है, या पेन्स आ रहे हैं, बहुत समय निकल जा रहा है पर पेन इतने एडिक्वेट नहीं है, जितना पेन आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो वैसे केस में फिर उसको बढ़ाने के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर ड्यू डेट निकल गई है तो डिलीवरी अनसेफ हो गई, मैम ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? फ़ोन चार्जर नहीं भूलना है, क्योंकि फ़ोन फुल चार्ज चाहिए, वीडियोस भी लेनी है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, और आपके फ़ोन पे भी स्टोरेज होना ज़रूरी। ये कई बार भूल जाते हैं टेंशन में, भागा दौड़ी में। फ्रॉम वेटिंग फॉर बेबी टू मीटिंग बेबी, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड हो रहा है, बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है, लेबर स्टार्ट, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में इन सारे टॉपिक्स पे, तो स्टे ट्यून और आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम जैसे जैसे ड्यू डेट्स पास आती हैं, हर मदर का क्वेश्चन होगा अब कब होगा। इस वेटिंग पीरियड को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? थर्ड ट्राइमेस्टर का जो एंड है वो एक ऐसा टाइम है एप्रीहेंशन का, एक एक्साइटमेंट का और एक होप का, जिस समय मदर प्लस उसके फैमिली सभी लोग वेट कर रहे हैं फॉर द पॉजिटिव एंड एक्सीलेंट आउटकम कि बेबी आने वाला है। तो नेचुरली उसमें थोड़ी एंजाइटी है, थोड़ी खुशी है, सब मिला के एक फीलिंग है। और मदर को एक हमेशा क्वेश्चन मन में ये रहता है कि कब होगा। नॉर्मल डिलीवरी में डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक डेट प्रेडिक्ट कर दें कि इसी दिन आपको पेन आएगा और आपकी डिलीवरी होगी। इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस आते फिर ग्रेजुअली पेन स्टार्ट होगा। तो उसको लेके एंजाइटी ना करें कि नहीं हो रहा है, उसको समय लगता है और हर मरीज में वो अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है पेन, किसी को समय लगता है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैम क्या बॉडी लेबर से पहले कुछ सटल चेंजेस बताती है जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं? प्रेगनेंसी के जो लास्ट टाइम होता है उस समय लेबर के लिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बेसिकली लेबर क्या है, जो बेबी यूट्रस के अंदर है वो धीरे धीरे पेल्विस में जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन या पेन्स आएगा तो बेबी को पुश किया जाएगा उसके जरिए और बेबी सेफली बर्थ कैनाल से डिलीवर हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तो ये कोई 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है, कोई अचानक वाला प्रोसेस नहीं है। तो मदर को ये लगेगा कि सडनली कुछ ऐसा लाइट फील हो रहा है, जो एकदम बेबी ऊपर तक पेट एकदम टाइट और ऊपर हो रहा था, उसमें कुछ चेंज आ रहा है। ये ऐसा क्यों? इसको लाइटनिंग बोलते हैं, मतलब बेबी धीरे से पेल्विस में एंट्री हो रहा है और वो एक अच्छा साइन है, क्योंकि बेबी का हेड पेल्विस में जाएगा तो उसका प्रेशर सर्विक्स में आएगा
तो सर्विक्स खुलेगा, और जब सर्विक्स खुलेगा तो वहाँ से कई सारे हार्मोन्स सिक्रेट होंगे जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हेल्प करेगा। तो वो एक फीचर होगा। इसके अलावा थोड़े से पेल्विस एरिया में भी चेंजेस आएंगे। मदर को थोड़ा सा यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। थोड़े से जो आसपास के जॉइंट्स हैं, जैसे हिप जॉइंट हैं, बैक के जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स में भी एक लूजनिंग इफेक्ट होगा। मतलब ये थोड़े थोड़े ढीला होंगे ताकि थोड़ा स्पेस बने और थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि बेबी को जाने में और बर्थ प्रोसेस में ये सारी चीजें हेल्प करें। तो इसके कारण मदर को थोड़ा बैकएक भी लगेगा, एक पेल्विस के अंदर नीचे के तरफ एक प्रेशर टाइप लगेगा, मोशन यूरिन में थोड़े से हैबिट्स में चेंजेस आ सकते हैं, कभी कभी हल्का सा डिस्चार्ज आ सकता है, हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, और कई माँ को एकदम सडनली वाटर ब्रेक जो बोलते हैं, लीकिंग, वो हो सकता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकल सकता है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फर्स्ट टाइम मदर होती हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती हैं? मदर को एक ओवरऑल आइडिया रहता है कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए, पर वो सबसे ज़्यादा डरती हैं पेन से, क्योंकि उनको सब दूर से सुना हुआ होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है। तो वो एक एप्रीहेंशन रहता है, क्या मैं वो पेन बियर कर पाऊंगी कि नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा उसको टेंशन रहता है। क्या ड्यू डेट के पास आ जाना और लेबर स्टार्ट होना दोनों अलग चीज़ें हैं? हाँ, ड्यू डेट एक फिक्स 9 मंथ 7 डेज का एक डेट दिया जाता है। मोस्टली डिलीवरीज उसके अंदर हो जाए तो अच्छी बात है। अगर पोस्ट डेट हो रहा है तो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग और ज़्यादा इंटेंस करना पड़ता है, और मोस्टली पोस्ट डेट होता नहीं है। अगर पेल्विस अच्छा है, मतलब जगह काफ़ी है, बेबी एवरेज वेट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इन सारे चीज़ों में अपने आप ही 2-3 हफ्ते पहले से ही प्रोसेस चालू हो जाता है और ड्यू डेट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। पर ड्यू डेट पे ही डिलीवरी होगी ऐसा सही नहीं है। मैम, कितना टाइम हेल्दी होता है, मतलब ड्यू डेट के बाद में, कि इतना टाइम वेट कर सकते हैं? बेबी लेबर नहीं स्टार्ट हो रहे हैं या वाटर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कितने टाइम तक वेट कर सकते हैं? मोस्टली 1 वीक हम लोग वेट करते हैं, पर डेफिनेटली सोनोग्राफी, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ये सब देखा जाता है। लाइकर वॉल्यूम कितना, पानी कितना है, बेबी को ब्लड फ्लो कितना मिल रहा है, उसका अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो कितना है, ये सारी चीज़ें देख के ही डिसाइड होता है कि ये बेबी को हम पोस्ट डेट में सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। पर जैसे जैसे डेट से और ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, थोड़ा प्लेसेंटल फंक्शन में चेंजेस आते हैं, वो कम होता है, ऑक्सीजनेशन में कमी आ सकती है, ब्लड फ्लो में कमी आ सकती है, तो बेबी थोड़ा रिस्क पे रहता है। मैम, जैसे लेबर सच में जब स्टार्ट होता है तो वुमेन्स का रिएक्शन क्या होता है? लेबर स्टार्ट होने के समय जो रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है कि मदर की काउंसलिंग कैसी हुई है, उन्होंने एंटीनेटल पीरियड, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स वाला पीरियड, उसको किस प्रकार से निकाला है, उसको कितना अच्छे से उनको हैंडल किया गया है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट एक दिन में डेवलप नहीं होता है, उसको शुरू से ही चीज़ें समझाना पड़ता है। और लास्ट मंथ में कई सारे एक्सरसाइजेस एडवाइस किया जाता है, काउंसलिंग होती है, बार बार लेबर का प्रोसेस समझाया जाता है। तो वैसी माँ जिनको इन चीज़ों के बारे में पूरा सब पता होता है और घर के लोग भी ये सारी चीज़ें जानते हैं, उनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहता है और एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। पर जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, डेफिनेटली वो थोड़े
एंशियस रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डरते हैं। और बहुत कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो एकदम पैनिक करते हैं। पेन आते से ही उनको ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, डॉक्टर आप तो सीजर कर दीजिए बिल्कुल। और उस समय उनको समझाना पेन के साथ वो एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, क्योंकि एक दो पेन में ही कई पेशेंट जब सीवियर पेन आता है तो वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, बोले मेरे से नहीं होगा। तो वो तभी होता है जब उनकी काउंसलिंग, उनकी टीचिंग, उनका जो 9 मंथ्स का जो पीरियड है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया है। पेन तो आएगा, पर पेन को बियर करना वो डिपेंड करता है किस प्रकार से पेन को, ब्रीदिंग को किस प्रकार से चला रहे हैं, बॉडी को किस प्रकार से रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स को कैसे यूज कर रहे हैं, आपके थाई मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, सभी का रोल है। साथ में आपका ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिविटी, कि नहीं ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर प्राणी में है और सिर्फ ह्यूमंस में ही ऑपरेट करके बेबी डिलीवर होते, बाकी तो किसी में कुछ नहीं होता है, तो वो भी तो कर लेते हैं। तो ये भगवान का बनाया हुआ नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके थ्रू अगर चीजें हो जाए तो वो उनके लिए बेस्ट है। मैम, वुमेन से ज्यादा जो फैमिली उनके साथ में जुड़ी हुई है, उनके साथ में उनका पूरा टाइम साथ में है, उनका माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट होता है? उनका माइंडसेट ये बताता है कि मदर पे कितना प्रेशर है। जैसे घर के लोग बिल्कुल उसको इस तरह से माइंडसेट डेवलप करवा देते हैं कि किसी भी हालत में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो माँ को एक प्रेशर बना रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, डिलीवरी तो नॉर्मल। कई बार डॉक्टर्स को भी ये बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। बच्चे का धड़कन दिक्कत हो रहा है, बच्चे का धड़कन जो है वो बहुत कम हो रहा है, बच्चा डिस्ट्रेस में आ रहा है, मुंह खुल नहीं रहा है, जगह इतना स्पेस नहीं मिल रहा है कि वहाँ से बेबी स्मूथली जा पाए। पर इन स्पाइट ऑफ दैट घर के लोग एक फिक्स रिजिड माइंडसेट लेके आते हैं कि नहीं हमें तो नॉर्मल ही कराना, हमें तो नॉर्मल ही कराना है वाली बात थोड़ा डरावना है, क्योंकि वो मेडिकल पर्सनल नहीं है, उनको नहीं पता है प्लेसेंटा कितना काम कर रहा है, कितना ऑक्सीजनेशन बेबी को मिलना चाहिए। और बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलना मतलब इवन उसका ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। कई बच्चे पैदा हुए हैं जो सेरिब्रल पॉलिसी लेके पैदा होते हैं, जिनका ब्रेन ऑक्सीजनेशन लेबर के दौरान प्रॉपर नहीं था और इसके कारण उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। और ये बच्चे बाद में डिलीवरी के बाद प्रॉपरली उनका डेवलपमेंट भी नहीं होता। वो कई बच्चे ना चल पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना बोल पाते हैं, ना प्रॉपर उनका माइंड काम नहीं करता। तो वो लेबर के दौरान अगर ऑक्सीजन की कमी होती है उससे ये सिचुएशन डेवलप होता है। पर ये जो रिजिड माइंडसेट लेके आते हैं घर के लोग, और मदर पे भी वो रहता है कि भले कुछ भी हो जाए नॉर्मल ही चाहिए, तो इसके लिए काउंसलिंग, उनको समझाना, सारी चीज़ें बताना कि ये सिचुएशन है, वो जरूरी हो जाता है। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि फैमिली का माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो प्रेशर है वो बच्चे के लिए तो हार्मफुल है ही सही, पर मदर के लिए कितना हार्मफुल होता है? एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला जो लेबर है वो माँ के लिए भी बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। बच्चा अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, अटका हुआ है,
तो इवन कुछ रेयर केस में यूट्रस भी रप्चर हो सकता है, मतलब फट सकता है। ये ऐसे कई रूरल एरियाज में कभी कभी इवन पेशेंट्स घर पे डिलीवरी कराते हैं और एक्सट्रीम लेवल तक वेट करते हैं, तो उसमें मदर को भी रिस्क हो सकता है, यूट्राइन रप्चर तक पहुंच सकता है। मैम क्या लेबर हमेशा ड्रामेटिक तरीके से आता है जैसे मूवी में दिखाया जाता है? नहीं, लेबर के डिफरेंट फेजेस होते हैं। कुछ तो शुरू के 1-2 हफ्ते का प्रोसेस होता है जिस समय एंगेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पेट टाइट हो रहा है, थोड़ा जो चेंजेस मैंने बताए वो सारे हो रहे हैं। फिर हल्का स्पॉटिंग और थोड़ा थोड़ा पेन से चालू होता है। एक लेटेंट फेज होता है जिस समय इतना ज्यादा मुंह नहीं खुलता है, सर्विक्स थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा म्यूकस प्लग रिलीज हो जाता है, हल्का स्पॉटिंग हो रहा है। इस समय वॉक करवाया जाता है पेशेंट को, स्क्वाट्स करवाए जाते हैं और उसके बाद एक टाइम आता है जो सर्विक्स एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है और हेड उस पे प्रेशर डालता है और ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो फिर सर्विक्स अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये प्रोसेस कुछ 8, 10, 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे ऐसे लगते हैं। और डिफरेंट फेजेस में जब सर्विक्स फुल्ली ओपन हो जाता है फिर हेड नीचे और आता है और फिर सेकेंड स्टेज में हम एंटर करते हैं जब बेबी डिलीवर हो रहा है। फिर थर्ड स्टेज आता है जिस समय बेबी डिलीवर हो चुका है, हमको प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को निकालना होता है। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि प्लेसेंटा का कुछ भी पार्ट यूट्रस में रह नहीं जाए, क्योंकि वो रह जाता है तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है। मैम इस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं क्या जो मदर्स को हेल्प करेंगे? हाँ, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए इसके लिए आपके जो पेल्विक मसल्स, उनका स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मदर के जो बैक है, थाइज हैं, हिप जॉइंट्स हैं, सारे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो एक तो लास्ट टाइम में वॉकिंग, सेकेंडली जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज होता है वो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, वो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। डीप स्क्वाट्स कर सकते हैं और जो बॉल आता है, बॉल के ऊपर एक्सरसाइज जो है करने से भी बहुत सारा हेल्प हो जाता है, पैर के फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और एक कैट एंड काउ जो एक्सरसाइज होता है जिसमें लोअर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आ जाता है। एब्डोमिनल मसल्स का स्ट्रेंथ, बैक के नीचे के हिस्से के मसल्स का स्ट्रेंथ वो अच्छा होना, ये सब डिपेंड करता है कि आपका थ्रू आउट 9 मंथ्स प्रोटीन इंटेक कितना रहा और कैसे आपने उस समय भी धीरे धीरे एक्सरसाइज किए। पर लास्ट टाइम में ये सारे एक्सरसाइज बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। मैम लेबर रूम के अंदर एक्चुअल प्रोसेस उतना डेंजरस होता है क्या जितना लोग इमेजिन करते हैं? लेबर रूम के अंदर चीज़ें बहुत सिंपल से लेके बहुत डेंजरस तक हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिस समय काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस सडनली होते हैं बिना बताए। सबसे कॉमन है ब्लीडिंग। डिलीवरी होने के बाद कई बार पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, यूट्रस एकदम लैक्स पड़ा हुआ है और फिर वो नल जैसा ब्लीडिंग होता है। ऐसे केस में फिर हमको काफ़ी सारे मेडिकेशंस देने पड़ते हैं, यूट्रस को मसाज करना पड़ता है। इंटरनली डिलीवरी के बाद कई जगह से ट्रॉमा हो सकता है, टियर हो सकता है, सर्विक्स में टियर हो सकता है, वजाइना में टियर हो सकता है, पेरिनियम में टियर हो सकता है, इवन जो मोशन का जो रास्ता है वो फट सकता है।
डिपेंड करता है बेबी का साइज कितना बड़ा था, बेबी का हेड का पोजीशन कैसा था। अगर प्रॉपर फ्लेक्शन मतलब प्रॉपर साइज और पोजीशन में अगर डिलीवरी नहीं होता है तो वो रास्ता फटने का डर रहता है और ऐसे में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकता है। कई बार ये ब्लीडिंग इतना एक्सेसिव होता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। टीयर्स अगर है, अंदर ट्रॉमा है, तो उसको बहुत अच्छे से अच्छे लाइट में देख के हमको रिपेयर करना होता है। रिपेयर नहीं हो रहा है तो मदर को ब्लड लॉस हो जाता है। इवन जो मोशन वाला रास्ता, अगर वो पेरिनियल टीयर, 3rd डिग्री टीयर, ये बहुत दिक्कत वाला, उसमें मोशन लीकेज होने का डर रहता है, फिस्टुलास हो सकते हैं, ये सारे बहुत दिक्कत वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो बिना बताए किसी भी समय पे हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम है, बेबी डिलीवर हो गया लेकिन ना बेबी हिल रहा है, ना बेबी क्राई कर रहा है, ना ब्रीथ कर रहा है प्रॉपरली, तो डेफिनेटली उस समय एक स्ट्रेस वाला बहुत माहौल होता है। पीडियाट्रिशियन रहते हैं जरूर, वो उसको मैनेज करते हैं और उसका रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश करना, उसका हार्ट रेट को नॉर्मल इस पे लाना, ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है और उस समय बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना समय बिना रेस्पिरेशन के, बिना हार्ट बीट के बच्चा है, उतना उसका कम ऑक्सीजन जा रहा है और उतना बच्चा ब्रेन डैमेज और ये सब का डर रहता है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। थर्ड, बीपी का इशू हो सकता है। मदर को सडनली सीवियर हेडेक, सडनली हाई बीपी शूट होना, मदर को एक फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, कंफ्यूज हो रही हैं, एकदम हाइपोक्सिक हो रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक बहुत रेयर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक कंडीशन है जो बहुत रेयरली होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सडनली वैस्कुलर रूट से बॉडी में चला जाता है, आपके सर्कुलेशन में मदर के, और वो जाके एक मेजर वेसल को ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि लंग्स में जा रहा है जो, या हार्ट में जा रहा है, वहां तक पहुंच के उसको मेजर अगर ब्लॉकेज कर दिया, इवन ऑन टेबल मदर का डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मदर हाइपरटेंसिव है, ऑन टेबल ड्यूरिंग डिलीवरी मदर को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एम्बोलिज्म मैंने जैसे बताया ये हो सकते हैं। तो लेबर रूम एक ऐसा जगह है जहाँ ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हर ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन वो एंटिसिपेट करके ही काम करते हैं। हमको पहले से असेस करना होता है कि ये पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है। जिसका हीमोग्लोबिन एकदम लो है, 9-10 ग्राम, उसका ब्लड अरेंज करा हुआ रहता है, क्योंकि ब्लीडिंग बता के नहीं आएगा। ट्विन प्रेगनेंसी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इस प्रकार से। पर मैम जैसे ये हो गए हमारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हम लोग इनका लेबर रूम में अरेंजमेंट करके रखते हैं, सारी चीज़ें करके रखते हैं, पर पेशेंट या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर्स वेल ट्रेंड और बहुत अच्छे से उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस सेटअप पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता है। जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, प्रॉपर ब्लड अवेलेबिलिटी, बाकी जो इंजेक्शंस वगैरह दवाइयाँ लगती हैं वो सारे प्रॉपरली अवेलेबिलिटी। आईसीयू सेटअप हो तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सडन कोई इवेंट्स रहते हैं जिसमें समय ही नहीं रहता है और कई बार आईसीयू शिफ्ट करके मैनेज करना पड़ता है। पर बहुत छोटे सेटअप में हर सेटअप में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी करवाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और कभी कभी दिक्कत होती है, तो फिर उनको बड़े सेंटर्स में शिफ्ट किया जाता है।
मैम, लेबर के टाइम पे एक बहुत कॉमन टर्म आता है एपिड्यूरल, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? ये होता क्या है, कैसे यूज होता है और किस तरीके से वर्क करता है? एपिड्यूरल पेनलेस लेबर के लिए यूज किया जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसमें पेनलेस हो जाता है डिलीवरी। मदर को जो सीवियर पेन रहता है वो फिर फील नहीं होता है। इसमें फिर हम कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगा के कॉन्ट्रैक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। और कभी कभी ऐसे केसेस में वेंट्यूस या फॉरसेप्स भी लगाना पड़ता है, पर इसमें थोड़ा मदर कंफर्टेबली डिलीवर हो पाती हैं। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इसके लिए एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, वो पूरा टाइम मॉनिटर करते हैं और सिंपल प्रोसीडियर है पर इफेक्टिव है और अच्छा रहता है इससे। मैम, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो क्यों यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन लेबर इंड्यूस करने में भी यूज होता है और ऑगमेंट करने में, मतलब पेन्स को बढ़ाने में भी यूज होता है। फिर डिलीवरी के बाद यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में यूज होता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो। तो ऑक्सीटोसिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर सब चीज नेचुरली हो रहा है, मदर को एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, पेन अच्छे से आ रहा है, अपने आप सर्विक्स ओपन हो रहा है, जो टाइम जितना लगना चाहिए उतने में सब चीज नेचुरली हो रहा है, तो वहाँ पे फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब लेबर इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, शुरू ही नहीं हो रहा है, या पेन्स आ रहे हैं, बहुत समय निकल जा रहा है पर पेन इतने एडिक्वेट नहीं है, जितना पेन आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो वैसे केस में फिर उसको बढ़ाने के लिए ये यूज़ करते हैं। मैम, एक मूवी है 3 इडियट्स, उसका एक सीन है डिलीवरी वाला, बहुत फेमस है। तो आप एक्सप्लेन करेंगे जिस तरीके से उन्होंने डिलीवरी करी थी, क्या डॉक्टर्स उस तरीके की प्रोसेस यूज करते हैं? नहीं, वैक्यूम से बेबी के हेड को डिलीवर कराना वेंटूस बोलते हैं। वो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो कि हम नॉर्मल डिलीवरी में भी यूज़ करते हैं और सीजर में भी हेड को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। पर वो प्रेशर पूरा मॉनिटर्ड होता है। कप्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हेड। उसके इंडिकेशंस होते हैं कि कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उसको, उस प्रोसेस को मिमिक करके उन्होंने वो किया था और नेचुरली वो एक मूवी है तो उसमें उसको रिलेट करके किए हैं। कुछ उसी टाइप का प्रोसेस यूज़ तो होता है। मैम, क्या फियर लेबर को डिफिकल्ट बना देता है? डेफिनेटली फियर लेबर को डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्शन, हर पेन में मदर अगर एंग्शियस है, एप्रीहेंसिव है, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल उसमें चेंजेस आ सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण इन चीज़ों से एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है। बजाय कि वो मरीज जो एकदम रिलैक्स है, मेंटली पॉजिटिव है एंड वेरी कंपोज्ड, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो जाता है। मैम, आपने अभी तक बहुत सारी डिलीवरीज कराई होंगी, आपने अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से देखा होगा डिलीवरी के टाइम पे। कुछ ऐसा आपको मेमोरेबल याद है कि जब उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से आप एक्सप्लेन किया है अपना डिलीवरी? कभी कभी कुछ डिलीवरीज अनएक्सपेक्टेडली बहुत इजी होता है। मतलब इवन फर्स्ट डिलीवरी जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 घंटे, 24 घंटे, कभी 48 घंटे लगने वाले हैं, कुछ मदर्स में 2, 4, 5 घंटे में ही एकदम स्मूथ डिलीवरी होती है और एकदम यंग मदर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आराम से आई हॉस्पिटल में, ऑलमोस्ट डायलेटेड है, आई और डिलीवरी हो गई 2 घंटे के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स को
लगता ही नहीं कि डिलीवरी हुई है, जिनका मैं कहूँगी कि जिनका सर्विक्स इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, थोड़ा शॉर्ट है सर्विक्स, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उन लोगों का लेबर बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट होता है। हालांकि उसमें रिस्क रहता है कि वो प्रीमेच्योर भी हो सकते हैं, पर ऐसे पेशेंट कई बार बहुत ही इजीली डिलीवर हो जाते हैं और विदाउट कभी कभी इवन एपिसियोटोमी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो इतना आराम से डिलीवर हो रहे हैं। तो वैसे केस में वो एक बहुत खुशी की बात, पर ये ऐसा हर केस में नहीं होता है। एक बार एक ब्रीच वो फुल डायलिटेशन में आए और प्राइमी थी और वो डिलीवर हुई नॉर्मली। उस समय भी उनके लिए, फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उनको लगा कि बच्चा उल्टा था फिर भी नॉर्मल हो गया, एवरेज साइज बेबी। उस समय हम उसको नॉर्मली डिलीवर किए, पर ब्रीच में यूजुअली सीजर प्रेफर किया जाता है। मैम, ब्रीच जो आपने वर्ड अभी यूज किया, क्या होता है? मतलब ये ब्रीच किन किन केसेस में बेबी ब्रीच जो बोलते हैं वो कंसीडर किया जाता है? हाँ, ब्रीच मतलब बेबी का हेड जो है ऊपर रहता है। मोस्टली बेबी का हेड नीचे होना चाहिए और हेड का प्रेशर सर्विक्स पे आएगा। बाय ग्रेविटी हेड भारी है नीचे, तो एक नेचुरल प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड नीचे होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, बेबी का पैर या बटक नीचे है, उसको हम ब्रीच बोलते हैं। इस केस में बेबी के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। उसका कॉर्ड नीचे आ सकता है, पैर नीचे आ सकता है, बेबी डिस्ट्रेस में जा सकता है, उसका पूरा बॉडी निकल जाए, हेड फंस सकता है। तो बेबी के लिए ये बहुत रिस्की होता है। तो कभी ज़्यादातर केस में इसमें हम सीजर प्रेफर करते हैं। मैम, जब डिलीवरी बहुत पास होती है तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं? मदर को गाइड किया जाता है, मैंने पहले भी बताया है। जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर पॉडकास्ट था उसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था बेबी के मूवमेंट्स पे। मदर को एवरीडे पता करना रहता है कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं, घर के लोगों को पूछना पड़ेगा कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं। इसको लेके मदर को अवेयरनेस करके रखना बहुत ज़रूरी। मूवमेंट अगर कम हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर कभी ब्लीडिंग हुआ या लीकिंग हुआ तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आपका जो असाइंड जो प्लेस है डिलीवरी की, वहाँ पहुँचे और चेकअप कराएं। बीच बीच में क्लिनिक पे जाके भी दिखाते रहें। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो वो करवाते रहें। मैम, जैसे अभी आपने एक केस डिस्कस किया कि मतलब मदर का ऐसा था कि ब्रीच था और एकदम से नॉर्मल डिलीवरी हो गया। कभी कोई केस आपके सामने ऐसा आया है कि बहुत इजी मतलब डिलीवरी का ऑप्शन था उनके, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी होगी पर एकदम से लास्ट मोमेंट पे कुछ हो गया और आपको सीजर करना पड़ा या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा थे? हाँ, ऐसा कई बार होता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, बेबी का हेड भी नीचे है, इवन एपिसियोटोमी जो कट लगता है वो तक हम दे चुके हैं। ऐसा हर डॉक्टर के लाइफ में कभी ना कभी हुआ है, पर वो ऐसा स्टक हो गया है कि घंटे 2 घंटे निकल गए पर बेबी आउट नहीं हो रहा है। और ऐसे केसेस में फिर डिस्ट्रेस में जाता है बेबी, उसका हार्ट बीट धीरे धीरे धीरे। तो उस समय ऑब्स्टेट्रिशियन को कई बार लास्ट मोमेंट पे हमको बहुत रेयर केस में इवन एपिसियोटोमी लगाने के बाद ही सीजर करना पड़ा है। और वैसे केस में सीजर के समय भी उस बेबी का हेड जो बहुत नीचे जा चुका है उसको ऊपर डिसइम्पैक्ट करके ऊपर ला के और फिर उसको एब्डोमेन से भी निकालना भी एक चैलेंज हो जाता है। कभी कभी उसको हम ब्रीच करके निकालते हैं या नीचे से कोई पुश करके हेड को ऊपर लाते हैं, और वैसे में सीजर के दौरान भी ट्रॉमा हो सकता है।
तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी ये सब होता है जब थोड़ा बॉर्डर लाइन पेल्विस होता है, पेल्विस इतना स्पेशियस नहीं है पर फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है। सेकेंडली एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डेंजरस सिचुएशन है शोल्डर डिस्टोर्शिया। मतलब बेबी का हेड नॉर्मली निकल गया है पर ये फंस गया है, और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। और जिस दिन ये होता है उस दिन डॉक्टर के लिए पूरे स्टाफ और सब लोग बहुत स्ट्रेस में आते हैं, और कई बार इंजरीज भी होने का डर रहता है। ये तब होता है जब बेबी ओवर साइज्ड है, 3.5-4 किलो का बेबी है और वहाँ हम नॉर्मल करा रहे हैं। वहाँ चाहिए बहुत स्पेशियस पेल्विस, जो कि सिर्फ हेड को नहीं शोल्डर को भी निकाल पाए, इतना जगह चाहिए। तो वो हम लोगों का असेसमेंट होता है कि इस केस में हम इनको नॉर्मल के थ्रू जाने दें या नहीं, क्योंकि शोल्डर डिस्टोर्शिया मतलब वो बेबी बहुत ज़्यादा रिस्क में आता है, और फ्रैक्चर्स होते हैं, नर्व इंजरीज होते हैं, तो वो एक सीवियर कंडीशन बन जाता है। मैम, मदर ज्यादातर लेबर रूम में डरी हुई तो आती हैं, पर जैसे ही आप उन्हें खबर देते हो कि मतलब आपकी बेटी हुई है या बेटा हुआ है, तो उस टाइम उनका मतलब रिएक्शन क्या होता है? वो इतनी देर से चिल्ला चोट, दर्द, सीजर कर दो, मेरे को नहीं करना, बहुत दर्द है, अब तो नहीं सहन हो रहा है। और जैसे ही बेबी का क्राई सुनती हैं और बेबी को टच करवाया जाता है, वो पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें मैक्सिमम मदर्स भूल जाती हैं। शायद 100 में से एक ही माँ होगी जो वो उस तरफ ध्यान नहीं देगी, उसका पूरा ध्यान उधर चला जाता है। पेन भूल जाती है, तकलीफ इतनी देर की सब भूल जाती हैं, और बहुत खुशी का माहौल बन जाता है। मैम, आपने इतने सारे बच्चे डिलीवर कराए हैं, मदर तो ठीक है वो डिलीवर करी तो उनकी खुशी का तो रहता ही नहीं है, तो अब आपके लिए वो डेली रूटीन हो गया है कि अब जाना है और बेबी हाथ में लेना है, या अभी भी आपको वो पहले वाली खुशी मिलती? अभी मोस्टली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज डील करती हूँ मैं। एकदम रूटीन वाले जो हैं वो बहुत सारा रेगुलर वैसा कम करती हूँ। मेरी स्पेशलिटी में दूरबीन, लेप्रोस्कोपी, IVF, इनफर्टिलिटी ये सारा आता है, एंड सिलेक्टेड ऑब्स्टेटिक्स करती हूँ मैं, जो सारे ही मोस्टली हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अभी 2 दिन पहले ही हमने डिलीवर किए एक लेडी को, जिनके पहले एक पहला बेटा था, उसके बाद उनके 5 अबॉर्शंस हुए थे, और वो लेडी काफ़ी एंग्शियस भी थी और बहुत तकलीफ में थी। उनका हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस और सब करके उसको अलग तरीके से मैनेज किए, एंड शी डिलीवर्ड 2.6 kg फीमेल बेबी, वेरी हेल्दी, जिसको NICU वगैरह कुछ भी नहीं लगा, और माँ के पास इमिडिएटली शिफ्ट भी कर दिए। 2 दिन में उनको हम डिस्चार्ज भी कर दिए। तो वो जो सेटिस्फैक्शन और जो हैप्पीनेस इन ऐसे केसेस में मिलते हैं, वो उसकी मतलब जितना बोला जाए वो कम है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे डायबिटिक मदर्स हैं, IVF प्रेगनेंसीज हैं, फिर पहले के बहुत सारे एबनॉर्मल बेबीज हैं, कोई मदर को सिकल सेल है, उनकी डिलीवरी। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और ज़्यादा मिलता है अपने को, क्योंकि ये किसी को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल पा रहे हैं हम। ये जो केस के बारे में मैं बता रही थी, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसमें पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, बेबी कैसा डिलीवर
बेबी का हेल्थ कैसा, और सारी चीज़ें हमारी चैनल में आप जाके देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत हुई है और उसका आउटकम कितना अच्छा हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी और सेफ डिलीवरी में डिफरेंस बताना कितना इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को? एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, नॉर्मल डिलीवरी, ये सही नहीं है। इट इज एक्चुअली अ वेजाइनल डिलीवरी। कोई भी डिलीवरी को हम नॉर्मल नहीं बोल सकते। डिलीवरी में कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कई सारे स्टेप्स भी होते हैं, तो इट इज अ वेजाइनल डिलीवरी और अ सिजेरियन डिलीवरी। और सेफ डिलीवरी, कोई भी डिलीवरी हो, इट हैज टू बी सेफ फॉर द मदर, फॉर द बेबी। बेबी को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए और माँ को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर्स प्रिपेयर रहते हैं और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। मतलब हर माँ का अलग प्रिपरेशन लगता है कि इनके लिए ये ज़रूरी है, तो हम पहले से ध्यान रखते हैं कि इनको इस तरह से हैंडल करेंगे। मैम, डिलीवरी के तुरंत बाद लेबर रूम का एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो जाता है? डिलीवरी के तुरंत बाद सब भागा दौड़ी चालू हो जाती है। सिस्टर्स सबसे ज्यादा भागती हैं, बेबी को लेके दौड़ के ट्रे में लेके जाती हैं, फिर बेबी को स्टिमुलेट किया जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं, पिंक है कि नहीं, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, प्रॉपर हार्ट बीट है कि नहीं, क्राई ठीक से, क्राई किस प्रकार का है, उसका जो चेस्ट है उसको ऑब्जर्व करते हैं पीडियाट्रिशियन कि प्रॉपर जो लंग्स है ओपन हो रहा है कि नहीं, उनको ऐसा तो नहीं कि जो रेस्पिरेशन है वो बहुत डिस्ट्रेस वाला है, बहुत धीरे धीरे है या बहुत फास्ट है। हार्ट बीट का भी वैसे देखना पड़ता है। फिर अगर डिलीवरी के समय कई बार मेकोनियम निकल जाता है, मतलब मोशन कर देता है बच्चा, और वो अगर एस्पिरेट कर देता है तो वो एक बहुत सीरियस कंडीशन पैदा होता है और बच्चा NICU में रखना पड़ता है। बेबी को कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। तो उस समय एक मदर को लेके भी बहुत भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है कि इमीडिएटली ब्लीडिंग कंट्रोल चाहिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई भी टीयर या कोई भी ट्रॉमा हुआ है उसका रिपेयर फास्ट हो जाना चाहिए, ताकि मेन आइडिया ये रहता है, मेन टारगेट ये रहता है कि मदर का ब्लड लॉस मिनिमम हो। जितना कम से कम ब्लड लॉस हो, माँ उतनी सेफ है। और साथ में मदर को थोड़ा बात भी करना पड़ता है कोऑपरेट करने के लिए, थोड़ा उनका पोजीशन उस तरह से स्टिच लगाना है, उनको समझाना पड़ता है। तो एक पर सब कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, क्योंकि एक लेबर रूम जो है वहाँ पे जो स्टाफ है वो अलग ही ट्रेंड होते हैं, तो उनको पता होता है कि डॉक्टर को क्या चाहिए, इसके बाद बेबी को क्या चाहिए, मदर को क्या चाहिए। तो जो वार्ड में जो काम करते हैं सिस्टर्स और जो लेबर रूम मैनेज करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेबर रूम के स्टाफ दे आर वेरी एक्सपर्ट और बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एवरीडे वो इतने सारे लेबर हैंडल करते हैं और उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टाफ को उस समय अगर फास्ट एक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि विद इन अ सेकेंड हमको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, सक्शन रेडी करना पड़ता है, ऑक्सीजन तुरंत चाहिए, ब्लड चाहिए तो फटाफट मंगवाना है, इंजेक्शंस एक के बाद एक लग रहे हैं, तो वो एक ट्रेन्ड स्टाफ ही कर सकता है। और वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमको असिस्ट भी करते हैं, वो उनको ये भी पता होता है कि मदर स्टेबल है कि नहीं, मदर को कोई दिक्कत हो रही, वो कई बार हमको भी हेल्प कर देते हैं बता के कि मैडम ऐसा लग रहा है। तो
लेबर रूम स्टाफ एक एसेट है एक हॉस्पिटल के लिए, और उनका कंट्रीब्यूशन, उनके बगैर हम नहीं कर सकते काम, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैम, आजकल लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं, तो एक राउंड करते हैं जिसमें आप उनके मिथ्स को बस्ट कर दीजिए। लेबर स्टार्ट होने से पहले बॉडी कोई वार्निंग नहीं देती है? नहीं, बॉडी वार्निंग देती है। हमारे पूरे पॉडकास्ट सुनिए, आपको सब पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, और फिर लेबर स्टार्ट होता है। लेबर स्टार्ट होने से पहले हर वुमेन का एक्सपीरियंस सेम होता है? नहीं, सबका अलग अलग होता है। किसी को पेन बहुत लेट चालू होता है, लेबर बहुत प्रोलॉन्ग होता है, किसी का बहुत इजी होता है, किसी को लेबर के पहले कुछ दिनों तक पेन्स चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता है, किसी का एकदम सडन ऑनसेट होता है, तो हर मरीज अलग होता है। लेबर पेन कम या ज्यादा तो मतलब कुछ गलत हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेबर पेन इनिशियली थोड़ा कम ही रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है, डिपेंड करता है कि कौन सा फेज है उस पे। बहुत ज्यादा पेन कभी कभी दिक्कत कर सकता है, एक मतलब सीवियर पेन, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कई बार बेबी को जो ऑक्सीजन फ्लो वो कम कर सकता है, और अगर वो बहुत ही इंटेंस और थोड़ी थोड़ी देर में ही रिपीट हो रहा है तो उस समय बेबी का हार्ट बीट वगैरह चेक करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ड्यू डेट निकल गई है तो डिलीवरी अनसेफ हो गई है? हर केस में ऐसा नहीं है, पर कुछ सिलेक्टेड केस में, जैसे भी मदर हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, ट्विंस हैं, ग्रोथ कम है बेबी का, तो ऐसे केसेस में डेट निकलने के बाद डेफिनेटली चीज़ें नॉर्मल नहीं रहता है। पर अगर एकदम अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, वहाँ पे डेट के बाद भी 2-4 दिन वेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वुमेन लेबर को ज़्यादा अच्छे तरीके से बियर कर लेती है? स्ट्रॉन्ग और क्लियर माइंडसेट हेल्प करता है, पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने से ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अगर आपका पेल्विस ही छोटा है तो आप भले कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बेबी आपका आड़ा है, ट्रांसवर्स में है, ओब्लिक में है, या ब्रीच है, या आपका प्लेसेंटा नीचे है, तो वहाँ आपका मेंटल स्टेट अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन के कारण हमको सीजर करना पड़ता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, पर दैट डज नॉट ऑलवेज एंश्योर दैट थिंग्स विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी। लेबर के दौरान मूवमेंट करना हार्मफुल होता है? नहीं, लेबर के दौरान वॉक करना, थोड़ा स्क्वाट करना, थोड़ा स्ट्रेच करना, ये सब चीज़ें और हेल्प करता है। डिफरेंट पोजीशंस होते हैं जिसमें बियर डाउन करने से मदर को भी कंफर्टेबल लगता है, और जो बेबी का पेल्विस में एंट्री है वो भी हेल्प होता है। तो एक जैसा लेट के रहना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, उसमें ब्लड फ्लो में भी क्वेश्चन आता है, प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। तो मदर अगर वॉक कर रही हैं और ये सब कर रही हैं तो इट लीड्स टू मच बेटर आउटकम। मैम, पुशिंग फेज ही लेबर का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट होता है? पुशिंग फेज यूजुअली सेकेंड स्टेज के टाइम जब बेबी डिलीवर हो रहा है, इस समय थोड़ा मदर को एफर्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, और कभी कभी वो एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, स्पेशली वो अगर बहुत लंबा है। वो अगर शॉर्ट है तो वो मदर बियर कर लेती है, पर अगर वो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो वैसे केस में मदर बिकम्स वेरी एग्जॉस्टेड। डिलीवरी के बाद इमीडिएटली डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाता है? डिलीवरी के जस्ट बाद थर्ड स्टेज होता है, जिस समय प्लेसेंटा वगैरह निकाला जाता है। ये थोड़ा शॉर्ट होता है और मोस्टली मदर्स में ये थोड़ा कम डिस्कम्फर्ट वाला होता है, पर जिनका टियर हो जाता है, जगह ज़्यादा खुल जाता है, रिपेयर करना पड़ता है बहुत लंबा, उनके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो ज़रूर होता है। पर डेफिनेटली वो जो एक्टिव पेन और वो सारी चीज़ें हट जाने से थोड़ा सा
बेटर फील करती हैं। लेबर रूम में डॉक्टर्स हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कितना और टाइम लगेगा। लेबर रूम में डॉक्टर्स का एक प्रेडिक्शन तो रहता है हर केस में कि इतने घंटे लगेंगे, पर वो एकदम 100% एक्यूरेट होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है लेबर सबसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होता है और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई बार हमारा प्रेडिक्शन सही निकलता है, कई बार नहीं निकलता है। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर है। वन लेबर रिलेटेड वर्ड जो मदर्स को अननेसेसरीली डराता है। पेन। वन थिंग जो लेबर रूम के बारे में मूवीज गलत दिखाती हैं। मूवीज लेबर को बहुत ड्रामेटिक दिखा देते हैं। पेन स्टार्ट हुआ और इमीडिएटली डिलीवर हो गई। मूवीज में मोस्टली लीकिंग या वाटर ब्रेक एकदम पहला स्टेप होता है, जबकि नॉर्मली वो बहुत कम लोगों को होता है। सेकेंडली वो जो कांस्टेंट चिल्ला चोट हो रहा है, स्क्रीमिंग जो शुरू से लेके आखिरी तक, वो भी रियलिटी नहीं है। मोस्टली जो स्क्रीमिंग या जो ज़्यादा पेन फील करती हैं वो पुशिंग के टाइम होता है। सेकेंडली बेबी जब डिलीवर होता है, मोस्टली मूवीज में बेबी को एकदम क्लीन और बहुत सुंदर सजा हुआ वैसा बेबी दिखाया जाता है, जो नॉर्मली वैसा नहीं होता है। फिर डिलीवरी के बाद एक मदर बहुत ज़्यादा टायर्ड और फेटीग और पेन, स्टिच का पेन, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें रहता है, एग्जॉस्टेड, मोस्टली एकदम फ्रेश और बढ़िया दिखाया जाता है मूवीज में कि डिलीवरी हो गई और मदर एकदम सज धज के बिल्कुल रेडी हैं। तो ये सारे थोड़े डिस्क्रिपेंसीज रहते हैं। वन आइटम जो हॉस्पिटल बैग में अक्सर पेरेंट्स भूल जाते हैं। फोन चार्जर नहीं भूलना है, क्योंकि फोन फुल चार्ज चाहिए, वीडियोस भी लेनी है, रिकॉर्डिंग भी करनी है और आपके फ़ोन पे भी स्टोरेज होना ज़रूरी। ये कई बार भूल जाते हैं, टेंशन में, भागा दौड़ी में भूल जाते हैं। सेकेंडली पोस्टमार्टम आउटफिट नहीं भूलें, क्योंकि थोड़ा बॉडी का शेप और सब कुछ चेंज हो जाता है, तो फीडिंग ब्रा और अंडरगारमेंट्स उस हिसाब से, और आपका एक लूज आउटफिट जो आपको कंफर्टेबल रखें वो उसको भी ना भूलें, पहले से उसको कर लें। कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स रखना चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हेयर बैंड्स, टाइज, ये सब, ये कुछ चीज़ें जो मोस्टली हम लास्ट मोमेंट में भूल जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेबर के दौरान पार्टनर्स का क्या रोल होता है? पार्टनर्स का आइडियली लेबर में एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे उनको मेंटल सपोर्ट मिले, और लेबर रूम्स में इंटरमिटेंटली हम अलाउ भी करते हैं कई बार पार्टनर्स को साथ में खड़े होने के लिए। और कई पार्टनर्स आजकल लेबर के प्रोसेस के दौरान वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अगर उनको रहना है तो, और इससे उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है और एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है और सेटिस्फैक्शन भी लगता है कि दोनों मिलके इस प्रोसेस को फेस कर रहे हैं, तो इट गिव्स अ मच बेटर आउटकम। एक एडवाइस जो आप लेबर के एक दिन पहले देना चाहें? पेशेंट को लेबर के पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहती हूँ वो ये रहता है कि पेन को बिल्कुल आराम से बियर करें, पैनिक नहीं करें, उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, एंजाइटी नहीं करें, आउटकम को लेके डरे नहीं, पॉजिटिविटी रखें और पेशेंस रखें। लेबर प्रोसेस पेशेंस डिमांड करता है। एक फियर जो रियलिटी में इतना स्केरी नहीं होता है। मदर को एक बहुत ज़्यादा बड़ा फियर रहता है कि बच्चा रोएगा कि नहीं डिलीवरी के बाद। हर माँ जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तुरंत पूछती है रोया। कुछ हद तक वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि बेबी डिलीवर होते से ही
बेबी का क्राई करना, फर्स्ट क्राई जो है वो इमीडिएटली होना चाहिए और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बेबीज में उसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, पीडियाट्रिशियन होते हैं उस चीज को मैनेज करने के लिए, पर ये हर मदर का एक बहुत बड़ा एप्रिहेंशन होता है कि बच्चा रोएगा कि नहीं। ओके मैम, ये पॉडकास्ट हमारा जो अभी तक रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। आप उन वुमेन्स को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी जो इस फेज से गुजर रहे हैं या उनका फेज आने वाला है? हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों को कवर किया और अभी हम वेजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी को हमारे पॉडकास्ट में कवर किए हैं। आप लोग इसको ज़रूर से सुने और कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सीजरियन डिलीवरी को डिटेल में कवर करें, पोस्टपार्टम टाइम को डिटेल में कवर करें और उस दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या इंडिकेशंस रहते हैं, क्यों सीजरियन ज़्यादा हो रहा है, क्यों नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हमारे पुराने जो पॉडकास्ट हमने किए हैं उनको भी आप ज़रूर से देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम बहुत एनकरेज्ड होते हैं और हमको और अच्छा काम करने का इंस्पिरेशन मिलता है। आने वाले समय में हम और भी गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, इनफर्टिलिटी, IVF, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में सारे पॉडकास्ट को लाने वाले हैं ताकि एवरी डे टू डे लाइफ में सभी फीमेल्स को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी मिल जाए और वो इन चीज़ों को फेस भी कर सके। सो हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।